हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम चुके एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का भाग 2 का लेसन नंबर 8, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। राज्य से मतलब है यहाँ पर हमारा किससे, सत्ता से, शासक से, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। आज की जो वीडियो एक्सप्लेनेशन होने वाली है वो लेक्चर नंबर 2 होने वाली है। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उस वीडियो की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए कि पिछला टॉपिक अगर आपको सारी चीज क्लियर रहेंगी तो आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फॉर्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं बुक नंबर 2 का लेसन नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2, क्योंकि लेक्चर 1 जो है हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर के पहले लेक्चर 1 को देखिए, उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर लिया था। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ग्रामीण समुदाय। आज का जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, ग्रामीण समुदाय। बाकी इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे सारे टॉपिक हमने लेक्चर 1 में ही कंप्लीट कर दिए हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ज्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, ग्रामीण समुदाय। बात करते हैं किसकी, ग्रामीण समुदाय की। देखो, ग्रामीण समुदाय जो क्या है वो कैसा है, किसान की अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत यानी कि अपना अधिकार होता था। ठीक है, अधिकार होती थी, यानी कि जो किसान की जो अपनी जमीन होती थी ना, उस पर एक व्यक्तिगत उनकी व्यक्तिगत यानी अधिकार होता था। ठीक है, साथ ही जहां तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। अगर बात करें उनके ग्रामीण अस्तित्व की, सामाजिक अस्तित्व की, तो वो क्या था, एक ग्रामीण समूह का एक मतलब सामूहिक रूप से ग्राम में रहते, यानी समूह बना करके गांव में रहते। गांव में एक लोग तो रहेगा नहीं, कई सारे लोग सामूहिक रूप से गांव में निवास करते थे। इस समुदाय के 3 घटक थे। इस समुदाय कितने घटक थे, 3 घटक थे। खेतीहर किसान, दूसरा पंचायत और तीसरा गांव का मुखिया, जिसे हम मुकद्दम या फिर मंडल भी कहते हैं। इतना क्लियर है? यानी कि एक गांव था, गांव में बहुत सभी लोग सामूहिक समूह बनाकर रहते थे। उसका 3 घटक था। 3 घटक थे, खेतीहर किसान जो किसान वगैरह किसानी करते थे, प्लस आते फिर पंचायत के बाद क्या आते गांव का मुखिया, जिसे हम मुकद्दम या फिर मंडल भी कहते थे। कितना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जाति और ग्रामीण माहौल। अब हम देखने वाले कि वहां की जो जाति थी, जाति व्यवस्था क्या थी, पर ग्राम का जो ग्रामीण माहौल था वहां का रवैया कैसा था। ठीक है, जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतीहर किसान कई तरह के सामूहिक समूह में बैठे थे। यानी कि जाति जैसे जो भेदभाव थी, इन सभी की वजह से क्या होता है, जो खेतीहर जो किसान थे ना, वो कई तरह के समूह में बैठे हुए थे। ठीक है, खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी, यानी खेतों की जो जुताई करते थे ना, उसमें बहुत बड़ी तादाद कैसे लोगों की थी, ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाते थे, जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे। जो यहाँ पे नीच आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे, या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। क्या करते हैं, मजदूरी करते थे। इसलिए मैं बोलता हूँ डायरेक्ट आप लोग नोट्स मत देखा करो। कई लोग क्या होते हैं, आते हैं नोट्स ले लिए बस चले गए, तो आपको डायरेक्ट नोट्स नहीं लेना, क्योंकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, तो वो मैं करेक्शन करता हूँ पढ़ाते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे नीच आएगा। ठीक है, नीच समझे जाने वाले कार्य को करते थे। कौन से कार्य होते हैं नीच समझे, जैसे जुताई करना। ठीक है, ये नीच समझे जाते कार्य था। खेती लायक जमीन की कमी थी। जो खेती लायक जो जमीन, उसकी कमी नहीं थी। खेती लायक जमीन जो थी बहुत ज्यादा मात्रा में थी। फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे या करवाए जाते थे। यानी तो खेती लायक जो जमीन थी ना, उसकी कमी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जाति के लोग थे जो नीच समझे जाते थे ना, उनसे ऐसे ही कार्य को करवाया जाता, जिसमें जो नीच समझे जाने वाले कार्य थे ना, वही कार्य करवाए जाते थे। जैसे कि इसमें आता था हमारा जुताई करवाना। ठीक है, और खरपतवार को हटवाना, प्लस शव अगर कोई मर गया है तो उसके शवों को जलाना। ऐसे नहीं, जो नीच समझाने वाले कार्य थे वो सारे कार्य करवाए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। इसी तरह क्या थे, गरीब के रहने को मजबूर थे, यानी वो अमीर बन ही नहीं सकते, गरीब ही रहते थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी। बात करें जनगणना की, तो उस वक्त में क्या थी, जनगणना नहीं होती, यानी गणना मीन्स क्या होता है, लोगों की काउंटिंग होना। ठीक है, जनगणना नहीं होती थी। पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास है, उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूह का था। यानी कि देखो, उस टाइम पे जनगणना तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हमें जो भी आंकड़े मिले हैं, ठीक है, उन आंकड़ों से, उन तथ्यों से हम ये अनुमान लगा पाते हैं या लगता है कि उस टाइम पे उस गांव की जो आबादी का जो बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा ही समूह था जो नीच समझा जाता था।
इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनके पास संसाधन सबसे कम होते थे। बात करें इनके पास संसाधनों की, किसी भी कार्य को करने के संसाधन, आधुनिकता, ठीक है, प्लस हमारे पास उपकरण, तो उपकरण जो थे इनके पास बहुत ज्यादा कम थे। और यह जाति व्यवस्था की पाबंदियों में बंधे हुए थे, ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे हुए थे। उनकी हालत वैसे ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की। बात करें इनकी हालत की, तो इनकी हालत सेम उसी तरीके से जैसे आधुनिक भारत में किसका है, यानी आज के टाइम पे किसका है, दलितों का है। इतना क्लियर है? ठीक है। मुसलमान समुदाय में हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों यानी कि सीमा के बाहर ही रहते थे। यानी कि मुसलमान समुदाय जो था इसमें भी दो थे, हलाल और खुरान। जैसे नीच कामों से जुड़े लोग जो थे, इन्हें कहाँ से, गांव की सरहद से, यानी कि गांव की सीमा के बाहर ही इनको रहते थे, रहना पड़ता था। इसी तरह बिहार में मल्लल यादव यानी नाविकों के पुत्र, नाविक कौन होते हैं, जो वो होते हैं ना जो नदियों में नाव वगैरह चलाते हैं, मछुआरे वगैरह होते हैं, या फिर किसी एक गांव से दूसरे गांव में अगर कुछ किसी को पार करना हो तो नाविक, यानी नाविक से ज्यादा नाव चलाने वाला व्यक्ति, उनके पुत्रों की तुलना दासों से की जाती है। जो नाविकों के जो पुत्र थे ना, उनकी तुलना किससे की जाती है, दासों से, यानी कि जो काम करते हैं ना, नौकरों से, उनसे। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूत की चर्चा किसानों के रूप में करती है। यानी कि देखो 17वीं सदी में एक मलवाड़ में एक पुस्तक लिखी गई, ठीक है, किताब लिखी गई, जिसमें राजपूत की चर्चा किसमें करता है, किसानों के रूप में करता है। किसकी तुलना, किसकी चर्चा करता है, राजपूतों की चर्चा करता है। ठीक है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे। इस किताब की बात करें तो जाट, जो गुजर जाट लोग थे, ये लोग भी क्या थे, गुजर नहीं, जाट, ओनली जाट जो लोग थे, ये लोग क्या थे, ये लोग भी किसान थे। लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूत के मुकाबले नीची थी। यानी जाति व्यवस्था में बात करें तो जो ये राजपूत लोग थे, इनसे इनका मुकाबला क्या था, नीचे था। किसका, जाटों का। कितना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया। यानी कि 17वीं सदी में जो राजपूत होने का दावा एक वृंदावन में रहने वाला एक गौरव समुदाय था, उसने भी कहा कि हम लोग राजपूत हैं। बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे, बावजूद इसके कि वो लोग किसके कामों में, नीच कामों से लगे हुए थे, जमीन की जुताई के कार्यों में लगे हुए थे। ठीक है। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर आई। यानी कि पशुपालन यानी पशुओं को पालना प्लस बागवानी करना है, इसमें क्या बढ़ते मुनाफे को देखते हुए क्या अहीर और गुज्जर लोग जो थे ना, ये लोग माली जैसी जातियां जो थी सामाजिक में एक सीढ़ी बनकर उभरी, यानी एक सीढ़ी नुमा बनकर उभरी, यानी ये ऊपर आई। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पंचायतें और मुखिया। क्या था, पंचायतें और मुखिया। यानी कि बात करें उस टाइम पे पंचायत और मुखिया था का प्रचलन था। पंचायत की जो भी सलाह थी, राय थी, यानी जो भी चीजें थी, जो भी उसका फैसला होता है उसको मानते थे, यानी उस टाइम पे पंचायत थी। तो देख लेते क्या थी। गाँव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, यानी समूह होता है। जमावड़ा में इसका होता है समूह, या फिर आप कह सकते हो एक बुजुर्गों का समूह। ठीक है। जिसमें क्या था, वो लोग एक अनुभवी लोग होते थे, अपने लाइफ को पूरा जी चुके होते, मैं बुजुर्गों का आप कह सकते हो एक समूह होता था, जमावड़ा में समूह। ठीक है। आमतौर पर वह गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे। आमतौर पर बात करें तो गांव के क्या थे, महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते, जिनके पास क्या अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते, पुरुष मतलब बहुत स्टार्टिंग टाइम से ही चलता हुआ उनका पुश्तैनी रहता था। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यानी मान लो कई ऐसी जातियां हैं, कई, अब कोई एक गांव है, ठीक है, मैं सबको पहले क्लियर कर देता हूं एक बार। हाँ, जैसे मान लो ये कोई गांव है, ये ए पर्सन है, ठीक है। इस गांव में क्या है, हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है, और भी कई सारे धर्म के लोग रह रहे हैं। अब देखो, अगर मैं एक ही सिर्फ मुसलमान को पंचायत में बना दूं, या फिर हिंदू को पंचायत में बना दूं, या फिर सिख के पंचायत में बना दूं, तो वो क्या करेगा, अगर मुस्लिम पर्सन है, मुस्लिम मुखिया है या पंचायत का मुखिया है, अगर वो हिंदू के वो क्या करेगा, एक तरफा काम कर रहा है ना। या फिर अगर सिख को बना वो अगर दूसरे पर गया तो वो क्या करेगा, एक तरफा काम कर रहा है। तो इसीलिए उसमें विविधता में देखने मिलती थी कि वहां पे जो अलग अलग प्रकार के जो धर्म होते थे, धर्म के जाति के जो लोग थे, उसी तरह से अगर मुस्लिम धर्म का तो एक मुस्लिम धर्म का मुखिया भी होगा, एक हिंदू धर्म का भी होगा, एक ईसाई धर्म का भी होगा, एक पादरियों का भी होगा, एक ईसाइयों का भी होगा। यानी सभी लोगों का एक एक क्या था, एक एक मुखिया होता था, कि किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे विरोध में काम हो रहा है, सभी मिलजुल के इस काम को करते थे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है।
महत्वपूर्ण माना जाता है संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार थे। ठीक है, जिस गांव में पंचायत जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायतों में विविधता पाई जाती थी। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ एक ऐसा अल्पतंत्र था, यानी कि यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी यानी चुनिंदे होते थे। फिर भी इसकी संभावना कम ही है, फिर भी इसकी संभावना क्या है, संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीचे काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। यानी बहुत कम चांस है कि इसमें छोटे मोटे काम करने वाले मजदूर लोग जो है, खेतिहर मजदूर लोग हैं, उनकी जगह इसमें होगी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। यानी बात करें पंचायत के फैसले की, तो पंचायत जो भी फैसला करती थी गांव के सभी लोग मानते थे। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था। बात करें पंचायत के सरदार का, तो वो क्या होता था, एक मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मुकद्दम या मंडल कहते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्ग की आम सहमति से होता था। यानी कि कुछ ऐसे स्रोत हमें मिले हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि जो मुखिया था, मुखिया का चुनाव कौन करता, गाँव के जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो लोग गाँव के मुखिया का चुनाव करते थे उनकी सहमति से। और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदारों से लेनी पड़ती थी। यानी गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो जब चुन लेते थे अपने मुखिया को, तब गांव के जो बड़े अमीर जमींदार लोग थे ना, वो उनसे क्या करना पड़ता था, उनसे हमें मंजूरी लेनी पड़ती, भाई हमने इसे बनाया, क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हो, क्या आप इसे एग्री करते हो। तो हाँ, अगर वो एग्री करता तभी वो सक्सेस होता था, वरना वहीं पर ड्रॉप होता था। बाकी दूसरा मुकद्दम को ढूंढा जाता था, मुखिया को ढूंढा जाता था। मुखिया अपने पद का तभी तक यानी मुखिया अपने पद पर तभी तक बना रह सकता है जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा हो या भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर देते हैं। ऐसा अगर ना हो, अगर उसका भरोसा हट जाए, यानी जिसने बनाया है, अगर उसका भरोसा उस पे से हट जाए, वो क्या करेगा, उस पद से उसको बर्खास्त कर देगा, हटा देगा। गांव के आमदनी व किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। यानी गांव का जो आमदनी होती थी, यानी गांव में जो भी कर वगैरह टैक्स वगैरह मिलता था गांव से, ठीक है, उन सभी का हिसाब किताब, खर्चे का हिसाब किताब जो था वो कौन अपनी निगरानी में था, मुखिया जो था उसका मुख्य कार्य था कि वो सारी चीजों को अपने नजर के सामने ही बनवाए। ठीक है, और इसमें पंचायत का पटवारी यानी गांव की जमीन और उससे जुड़े लगान का हिसाब किताब रखने वाला सरकारी कर्मचारी। पटवारी कौन होता है, यानी गांव की जितनी भी जमीनें हैं उनसे जो भी कर आया, जो भी टैक्स आया, जो भी लगान आया, लगान मीन्स क्या होता है, कर, टैक्स आप कह सकते हो। ठीक है, उन सभी का हिसाब किताब रखने वाला कर्मचारी को हम क्या कहते हैं, पटवारी कहते हैं। उसकी मदद करता था, किसकी मदद करता है, पंचायत इसमें जो था मुखिया की मदद करता था इस लेखा जोखा को लिखने में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। यानी पंचायत का जो खर्च था वो गांव के सभी लोग उसका जो है योगदान देते थे। ठीक है, यानी कि पंचायत का खर्च उस खजाने से चलता था जिस खजाने में सभी लोग अपना डोनेशन देते थे, सभी लोग अपना योगदान देते थे। इस खजाने से उन पर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता है। मान लो जैसे कोई बाहरी अधिकारी है, वो हमारे गांव में आ रहा है कुछ देखने के लिए, या फिर कोई कंपनी बैठाने के लिए, या फिर कुछ भी करने के लिए अगर वो आ रहा है, टेंडर वगैरह अगर ये किसी भी कार्य से अधिकारी आते हैं, तो उसका खर्चा भी कहाँ से जाएगा, उसी जो है पंचायत के खर्चे से ही जाएगा, उसी पैसे से सारी खातिरदारी की जाएगी। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे, जो बाहर से लोग आते वो क्या करते, समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे, घूमते थे कि यहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, कहाँ रोड बननी है, कहाँ क्या बनना है, सारी चीजों का क्या ब्यौरा लिखते थे। इस खजाने का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। ये जो खजाना था जिसमें कि सभी लोग अपना योगदान देते थे पंचायत में, तो इस खजाने का इस्तेमाल कहाँ भी होता था, जैसे कि कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, भुखमरी आ गई, उस टाइम पर इस खजाने का भी इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, यानी कुछ ऐसे सामुदायिक कार्य थे। ठीक है, कुछ ऐसे सामुदायिक कार्य थे जैसे कि बिजली का ट्रांसफार्मर लगाना खेतों में। ठीक है, जैसे कि अब 3-4 जगह खेत है, वहां पे पानी की सुविधा नहीं, तो बोरवेल लगवाना, ये क्या एक सामुदायिक कार्य है जो कि किसान के अकेले नहीं कर सकता। तो इन सभी कार्यों में भी क्या करता था, पंचायत का जो खजाने से जो खर्च आता था, जो भी पैसा आता था, वो पैसा उसमें लगाया जाता था, खुद नहीं करते। जैसे कि मिट्टी के छोटे छोटे
बांध बनवाना, ठीक है, जैसे कि मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनवाना पानी को रोकने के लिए, प्लस क्या है, नहरों को खुदवाना, यानी कि नदी के जरिए पानी को कहाँ पहुंचाना, खेत तक पहुंचाना, नहर यानी खेत के बगल बगल से निकले तभी तो नहर खुदवाना, ये सभी कार्य क्या है एक किसान जो है नहीं करवा सकता था, तो इसलिए ये सामुदायिक कार्य थे। तो ये क्या किससे चलता था, पंचायत के खजाने से ही ये कार्य को करवाया जाता था। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर ही रहे, यानी कि गांव में क्या मुखिया का जो था इसका एक बहुत बड़ा काम यह था कि यह तसल्ली करना था कि गांव में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने समुदाय के, जितने जाति के धर्म के लोग रह रहे हैं, वो सभी अपनी क्या अपनी हद में रहे, अपनी जाति के हदों के अंदर ही रहे। ऐसा नहीं है कोई किसी के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए उसके पीछे पड़ा रहेगा या कोई किसी से मारकाट करने के लिए लड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इसको बचा के रखना था, जो भी अंदरूनी खामियां थी उनको दूर करना था। किसका काम था, ये एक मुखिया का काम था। पूर्वी भारत में सभी साधिया मंडल यानी कि हम क्या कह सकते हैं, मुकद्दम मंडल मुखिया, ठीक है, की मौजूदगी में ही होती थी, यानी कि पूर्वी भारत जो था वहां पे जो शादियां होती थी ना वो मुखिया की मौजूदगी में ही होती थी। यूं कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी होती थी। ये भी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लोग शादी कराते थे, कहीं ऐसा तो नहीं अपनी जाति का अवहेलना करे, अगर वो हिंदू लड़का है, कहीं वो मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर रहा, कहीं ऐसा नहीं हिंदू लड़का है और सिख लड़की है, या फिर हिंदू लड़की है सिख लड़का है, तो इन जातियों को भेदभाव को या जाति की अवहेलना करने वाले लोगों को रोकने के लिए भी क्या करता था, इस पर नजर रखने के लिए मुखिया की जिम्मेदारी होना या फिर मुखिया की जिम्मेदारी थी कि ये जातियों की जो अवहेलना करने वाले लोग हैं इन पर भी रोक लगाया जा सके, इसलिए मुखिया भी वहां पे आते थे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, ग्रामीण दस्तकार। क्या आता है, ग्रामीण दस्तकार। दस्तकार कौन होते हैं, जो अलग अलग तरह के जो कार्य करते हैं ना, जैसे सो फ्रेंड्स अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रामीण दस्तकार। दस्तकार कौन होता है ये जान लेते हैं। दस्तकार जो होते हैं जो हाथों से जो अपनी दस्तकारी वगैरह करते हैं ना, यानी कलाएं करते हैं, यानी डलिया बनाना, कपड़ों पे दस्तकारी करना, फूल वगैरह, कपड़े बुनना, ये सभी काम जो थे दस्तकार में ही आते थे, ठीक है। तो टॉपिक देखते क्या है, अलग अलग तरह के उत्पादन कार्यों में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गाँव का एक और रोचक पहलू था। यानी कि देखो सभी लोग क्या कहते हैं, अलग अलग तरह का उत्पादन करते थे, सभी लोग अलग अलग तरह से कामों से जुड़े हुए थे, ठीक है, सभी लोग क्या कहते हैं अलग अलग कार्य करते थे। लेकिन अब देखो जैसे कि मैं धान उगा रहा हूं, कोई बंदा चावल उगा रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन, देखा मैं ए पर्सन हूं, मैं धान उगा रहा हूँ, बी पर्सन जो है गेहूं उगा रहा है, सी पर्सन जो है वो ड्रम बना रहा है, ठीक है, ड्रम बना रहा है। देखो धान को स्टोर करने के लिए ड्रम चाहिए, गेहूं को स्टोर करने के लिए ड्रम चाहिए। मुझे किसकी नीड है, मेरे पास चावल है, मुझे गेहूं की नीड है, मुझे गेहूं चाहिए, ठीक है, और जिसके पास गेहूं है उसको चावल की नीड है। और ये जो ग्रामीण दस्तकार इसको गेहूं भी चाहिए और चावल भी चाहिए, एक दूसरे से क्या ये जुड़े हुए रहते थे, ठीक है। गांव के सर्वेक्षण यानी गांव की छानबीन करने बाद यानी पूछताछ करने बाद सर्वेक्षण करने के बाद हमें गांव के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज, जो मराठा लोग आए थे ना, मराठाओं के दस्तावेजों से ये पद बताता है कि दस्तावेज ये बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते, यानी काफी ज्यादा तादाद में दस्तकार रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के ही थे, यानी कहीं कहीं पे 25% यानी 25% घर किसके, दस्तकारों के ही थे। कभी कभी किसान और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था। कभी कभी ऐसा होता है किसान और दस्तकारों के बीच में क्या होता है, फर्क करना हमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। कैसे, कोई ऐसे समूह थे, कई ऐसे लोग थे जो क्या कहते दोनों किस्म के कामों को करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ाई, नाई या यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवा गांव के लोगों को देते थे। यानी कि कुम्हार क्या करता है, कुम्हार बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाता है। लोहार क्या करता है, लोहे को पीट पाट के उसको आकार देता है। बढ़ाई क्या करता है, कपड़े पे वो कुछ बनाता है, कारीगरी करता है। नाई क्या करता है, बालों की कटिंग वगैरह करता है। तो ये सभी कार्य करते थे, क्या करते थे, ये सभी ग्रामीण दस्तकार जो एक दूसरे को सेवाएं प्रदान कराते थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसके अलावा गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से उन सेवाओं के मूल्यों को चुकाया करते, यानी गांव में वो जो सेवाएं देते थे ना, तो क्या करते, जो उन्होंने सेवाएं उनको दी है तो उसके बदले वो लोग क्या करते, कुछ ना कुछ धन पे करते थे। यानी आपकी अलग अलग तरह से धन पे करने का उनका तरीका था, यानी कि अलग अलग तरीके से उन्हें सेवाओं के मूल्य चुकाया करते थे। कौन लोग, जो लोग उनसे उसकी मतलब जो भी चीजें ले रहे हैं या फिर जो भी सेवाएं उनसे प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, आमतौर पर बात करें या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया, अनाज दे दिया जाता था, ठीक है,
दिया करते थे, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, भी दे दिया करते थे। शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी हो, शायद कोई ऐसी जमीन देते जो कि खेती लायक तो है लेकिन वो बेकार पड़ी, कोई करने वाला व्यक्ति है नहीं। ठीक है, मूल्य की सूरत क्या होगी यह शायद पंचायत ही तय करती थी, यानी कि किस वस्तु की मतलब किस सेवा की कैसी मूल्य होगी ये शायद कौन तय करता था, पंचायत ही तय करती थी। यानी किस तरह की सेवा लेने के बाद आपको कैसे मूल्य किस तरह के ऑप्शन में चुकाना होता है, क्योंकि पहले देखो क्या था, नोटों का प्रचलन बहुत कम था। ठीक है, मुद्रा का प्रचलन कम था, तो लोग क्या करते थे, अपना कुछ ना कुछ दे दा के ही काम चलाते थे। 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार बढ़ाई और सुनार तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। यानी कि 18वीं सदी के कुछ ऐसे स्रोत हैं जो बताते हैं कि बंगाल के जो जमींदार थे, बंगाल में जमींदार लोग थे, वो लोग जो सेवाओं के बदले क्या करते थे, लोहार बढ़ाई और जो सुनार लोग थे, इनको सेवा के बदले रोज का भत्ता देते, नहीं रोज का दिहाड़ी पे पैसा देते थे, प्लस खाने के लिए क्या करते थे, नकदी पैसा देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे, जजमानी कहा जाता था। यह शब्द 16वीं-17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये जो जजमानी वर्ड है ये क्या है, 16वीं-17वीं सदी में ज्यादा इस्तेमाल में नहीं हुआ था। इतना के लिए ये सारी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक छोटा गणराज्य। क्या आता है हमारा, एक छोटा गणराज्य। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांव को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा। यानी 19वीं सदी के जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने क्या किया, गांव को एक छोटे देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संबंधों और श्रम का बंटवारा करते थे, जहां पर लोग क्या करते थे, एक दूसरे से सामूहिक रूप से जुड़े हुए थे। ठीक है, भाईचारे की भावना से रहते थे, प्लस एक दूसरे के साथ किसी ना किसी संबंध और श्रम का बंटवारा करते थे, एक दूसरे का श्रम यानी मेहनताना को बांटते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी, लेकिन देखने से हमें यह नहीं लगता गांव में सभी लोग समाज में बराबर थे, सभी लोगों में बहुत ज्यादा विभिन्नता थी। कोई अमीर था तो बहुत ज्यादा अमीर था, कोई गरीब था तो बहुत ज्यादा गरीब था। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, संपत्ति रखने की क्या उनका एक व्यक्तिगत अपना अधिकार होता था। साथ ही जाति और जेंडर के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। यानी कि बात करें तो साथ ही जाति को लेकर के और जेंडर यानी कि मेल फीमेल को लेकर के, ठीक है, इसको लेकर के बहुत जाति में क्या था, बहुत ज्यादा विषमता, अलगाव देखने को मिलता है। ठीक है, गांव के ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसला लेते, यानी गांव के जो भी ताकतवर लोग थे ना, वो लोग क्या कहते हैं, गांव के जो भी फैसले होते थे ना, जो भी मसले होते उन पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। और जो कमजोर वर्ग था उसका क्या करते थे, शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हें ही मिला हुआ था, जो अमीर लोग थे ना उन्हें ही न्याय करने का अधिकार भी मिला हुआ था। जो पंचायत में भी, पंचायत को सबसे ज्यादा डोनेशन कौन दे रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है, अमीर लोग दे रहे। तो अमीर किसकी सुनेंगे, जो हमारे यहाँ पे, जो अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, वर्तमान की बात करूं, तो जो जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े अमीर, अंबानी है, अडानी है और भी टाटा बिरला लोग हैं, ये लोग जो है, ये लोग इनकी कौन सुनेगा, मोदी और ये योगी जो है इन्हीं की तो सुनेगा। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा टैक्स दे रहे, ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं, इसलिए जो ज्यादा अमीर होगा बात उसकी ही सुनी जाएगी। ये स्टार्टिंग से ही हो रहा है। अब आता है कृषि समाज में महिलाएं। अब हम बात करने वाले कृषि समाज था, वहां पे महिलाओं की स्थिति कहती थी, महिलाओं के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में कार्य किया करते थे, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को ही समान रखा गया था। लेकिन अभी भावुक नहीं होना है, अभी आगे बढ़ते हैं। पुरुष खेतों को जोतने तथा हल चलाने का कार्य किया करते हैं, जो वजनदार काम थे ना वो पुरुष करते थे, यानी कि हल खेतों को जोतते थे। ठीक है, हल चलाने का काम कौन करता, पुरुष करते थे। और स्त्रियां यानी कि महिलाएं जो थी वो क्या करती, बुनाई करती थी, कपड़ों की बुनाई वगैरह, निलाई करती थी, यानी कपड़ों को नील वगैरह जो रंगीन करते हैं ना वो निलाई करती थी, कटाई करती थी, किसकी, फसलों की कटाई करती थी, के साथ साथ पकी हुई फसलों में से दाना निकालने का कार्य भी करती थी। पकी हुई जो फसल थी ना उनसे दाना निकालने का कार्य भी करती थी। जैसे धान होता है, धान की फसल होती है, धान की फसल पड़ जाए तो उसको काट लेते, काटने के बाद पीट के उसमें से धान को अलग किया था। उसके बाद उसको उबाला जाता है, उबालने के बाद उसमें से फिर एक एक बीज को निकाला जाता है, चावल को निकाला जाता है धान से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है और भी बहुत कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं उतना मुझे नहीं पता खेती के बारे में। पश्चिमी भारत में मासिक धर्म के दौरान, यानी कि जो नेचुरल जो पीरियड्स आते हैं गर्ल्स को, ठीक है, तो मासिक धर्म के समय महिला को हल
यानी कि जो किसान खेतों में चलाने जो हल होता है, हल, कुम्हार का चाक, यानी कुम्हार जिसपे अपना बर्तन रख के आकार देता है ना, चाक, छूने की इजाजत नहीं थी। कहां पर? पश्चिम भारत में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को हल और कुम्हार का चाक छूने का इजाजत नहीं दिया गया था। तथा बंगाल में ऐसी महिला को पान के बागान में घुसने की इजाजत नहीं थी। यानी जिस भी महिला को मासिक धर्म चल रहा है वो कुम्हार का चाक नहीं छुएगी, हल नहीं छुएगी। प्लस बात करें बंगाल की, तो बंगाल में पान के बागान में घुसने की मनाही थी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह महिलाएं सूत काटने यानी कि सूत काटती थी, बर्तन बनाने यानी बर्तन बनाने, बढ़ाई करने, दस्तकारी आदि का काम किया करती थी। जो महिलाएं थी ये क्या करती? सूत काटती थी, बर्तन बनाती थी, ठीक है, बढ़ाई करती थी और दस्तकारी का कार्य भी किया करती थी। कितना क्लियर हुआ? ठीक है। यानी कि अभी तक हमें देख रहे महिलाओं की स्थिति बेहतर ही है, थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच होता है, वो सबकी अपनी अपनी मान्यता है, तो मासिक धर्म वाला उसको हम इतना माइंड नहीं करेंगे। लेकिन आगे देखते क्या सच में ही बढ़िया थी या आगे जाके कुछ बेकार भी हुई। संतान उत्पन्न करने के कारण महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था, इसलिए मैंने कहा था भावुक नहीं होना है। महिलाओं को ज्यादा इज्जत क्यों चाहिए? क्योंकि उसको एक संसाधन के रूप में समझा जाता था, संसाधन समझा जाता था जो क्या करे उनके वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। यानी कि संतान उत्पन्न करने के कारण, यानी वो संतान को उत्पन्न कर सकती, उसके ही कारण महिलाओं को क्या एक महत्वपूर्ण संसाधन समझा जाता था, रूप में देखा जाता था, जिसके कारण बार बार मां बनने और प्रसव, यानी कि क्या होता है जब पीरियड्स होते हैं, बार बार प्रेग्नेंट होते हैं, तो उसमें ये थोड़ा वो हो गया, तो प्रसव, ठीक है, के समय मृत्यु के कारण, प्रसव क्या होता है जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है ना, उस टाइम पे क्या होता है मृत्यु का कारण भी बन जाता है, वो मृत्यु भी हो जाती है। महिलाओं की मृत्यु दर में वृद्धि होने लगी थी। इन सभी को देखते हुए, ऐसी मेंटलिटी थॉट रखते हुए, ऐसे नेगेटिव थॉट रखते हुए, उनको एक ही चीज में लगे हुए, देखो कुछ भी होता है तो कुछ ना कुछ हमें टाइम देना होता है, लेकिन बार बार तुम उसको यूज कर रहे तो एक टाइम ऐसा है वो खराब तो होगा ही। तो महिलाओं की मृत्यु दर में क्या होती? वृद्धि होने लग गई थी। उस समय कई ग्रामीण समुदाय में विवाह के लिए दुल्हन का मूल्य चुकाना होता था। उस टाइम पे ऐसे कई सारे ग्रामीण समुदाय जहाँ पे विवाह करने के लिए क्या था? दुल्हन का मूल्य चुकाना पड़ता था। जैसे आज हम लोग दहेज देते हैं, किसको? लड़के को दहेज देते हैं। सेम उसी तरीके उस टाइम पे लड़की को दहेज दिया जाता था, लड़की के फैमिली वाले डिमांड करते थे, ना कि दहेज ली जाती थी। तथा उस समय विधवा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं के साथ विवाह करने की अनुमति भी दे दी गई थी। मृत्यु दर में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। प्लस क्या था? औरतों को एक संसाधन, संतान उत्पन्न करने का एक कारण क्या था? मशीन मान लिया गया था उनको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते थे? इनको क्या किया गया था कि जो तलाकशुदा महिला थे, विधवा महिला थे, उनको भी शादी करने का, दोबारा विवाह करने की अनुमति दे दी थी। महिलाओं की प्रजनन क्षमता को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रजनन क्षमता क्या थी? यानी कि संतान को उत्पन्न करने की क्षमता, प्रजनन क्षमता, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें हम लोग, फिलहाल हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देखो, महिलाओं की प्रजनन क्षमता को अधिक महत्व दिया जाता था। प्रचलित रिवाजों के अनुसार घर का मुखिया पुरुष होता है। प्रचलित रिवाजों की बात करें, घर का जो मुखिया होता था वो कौन होता था? पुरुष होता था। कौन होता? पुरुष होता था। अतः वह अपने संपूर्ण परिवार पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। तो क्या कहता है? अपने पूरे परिवार पर अपना पूरा नियंत्रण रखता था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उस समय बेवफाई के शक पर महिलाओं को भयानक सजा दी जाती थी। यानी कि उस टाइम पता चलता था कि अगर मेरी बीबी है या फिर मेरी अगर वाइफ है तो उसका चक्कर किसी के साथ चल रहा है, अगर मुझे शक भी हो गया तो हम बहुत भयानक सजा उसको देते थे। वही पुरुषों के लिए कोई प्रबंध नहीं था। पुरुष हर जगह मुंह मार सकता था, पुरुषों के लिए ऐसा कोई प्रबंध नहीं था, ठीक है। पंचायत में अगर महिलाएं शिकायत करती थी, यानी मान लो पति आता है, दारू पी के आता है, पीटता है, तो महिला परेशान होकर के क्या कहती है? पंचायत ही उनका एक सहारा थी। तो पंचायत में जब वो जाती थी, ठीक है, शिकायत करती थी, तो उनकी सुनवाई नहीं होती थी। अब बताओ उनकी स्थिति कैसी थी? ठीक है, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। अतः उन्हें अपमानित किया जाता। उन्हें क्या कहता? अपमानित किया जाता। उन्हें ही उल्टा सीधा बोला जाता था। अगर तुम्हें मारा है तो जरूर तुम्हारी ही गलती होगी, ठीक है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों से प्राप्त दस्तावेजों से हमें यह पता चलता है कि वहां महिलाओं की स्थिति गंभीर थी, परंतु पंजाब और बंगाल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। यानी पंजाब और जो बंगाल है वहां पर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। बेशक बाकी राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन राज्यों में क्या है? इन राज्यों से जो हमें दस्तावेज प्राप्त हुए तो वहां से हमें पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी, ठीक है।
जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती थी यानी शिकायत का दरख्वास्त देती थी तो उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते थे, बल्कि दस्तावेज देने वाली महिलाओं को उनके मर्द मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में दिखाया जाता था। यानी कि फला की बीबी, फला की बहन, फला की माँ, ऐसे करके दिया जाता, मर्द के नाम पर ही उनको इंडिकेट किया जाता था और कोई सुनवाई होनी नहीं थी, कोई सुनवाई होती नहीं थी। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भूमिहर वृद्धजनों में महिलाओं की पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। यानी भूमिहर जो वो थे, यानी जो विद्वान जिनके पास ज्यादा भूमि थी, ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप, जो भूमि जिनके पास ज्यादा थी उनको क्या था, महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था, यानी उनके पास पुश्तैनी जमीन वो रख सकते थे। पंजाब में ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पंजाब से हमें ऐसे ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं जहां महिलाएं, विधवा महिलाएं हैं उनके पास भी क्या पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण समाज जमीन के बाजार में सक्रिय भूमिका रखती हैं। यानी कि पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में, यानी विक्रेता के रूप में, यानी पुश्तैनी जमीन है उसको बेच सकती है, विक्रेता के रूप में क्या है, एक ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय भूमिका रखती है, एक्टिव रहती है, भूमिका अपना निभाती है। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकारी में मिलती थी। जो हिंदू और मुसलमान की जो महिलाएं थी ना, इनको जमीन थी, जमींदारी जो है उसको उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वो स्वतंत्र थी, जिसको बेचने और गिरवी रखने के लिए वो अपने तरफ से पूरी तरह से स्वतंत्र थी, कोई भी उसके ऊपर मनाही नहीं थी। तो आप, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति किस तरीके थी। स्टार्टिंग में तो हमें अच्छा लगा, लेकिन बीच में जाने के बाद हमें पता चला कि उनको क्या है, उनको एक संसाधन के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता था। बाकी हमें ये आपको याद रखना है कि महिलाओं की स्थिति कहाँ से जो हमें दस्तावेज मिले, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ से हमें जो भी दस्तावेज मिले वहां पे इनकी जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। बाकी पंजाब और बंगाल जो है, पंजाब और बंगाल में उनकी जो स्थिति थी महिलाओं की वो काफी ज्यादा बेहतर थी। तो चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़ा है, अभी भी इस लेक्चर यानी लेक्चर 2 में भी ये वीडियो खत्म नहीं होगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लेक्चर 3 में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरी कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट को क्लियर कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।